तो देखना बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हमने इमिशन देखा। एक एब्जॉर्प्शन इमिशन था, स्पॉन्टेनियस इमिशन था, स्टिमुलेटेड इमिशन था। ओके, तो और आज के टॉपिक में हमको आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट पढ़ने हैं। आइंस्टीन ने कोफिशिएंट दिया, कौन कौन, ए एंड बी कोफिशिएंट। इनके इसी कोफिशिएंट को हमको पढ़ना है ड्यूरिंग द डिफरेंट इमिशंस। ओके, डिफरेंट इमिशन के दौरान हमको क्या पढ़ना है, आइंस्टीन कोफिशिएंट पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे देखना आप लोग आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी। तो द फेनोमेना ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन अभी मैंने बताया इससे पहले लेक्चर में क्या होता था। जब ये एक्साइटेड स्टेट होता था, लोअर एक्साइटेड, वो लोअर ग्राउंड स्टेट होता था। यहाँ पे जब कोई एनर्जी इसको मिलती थी तो क्या करता था, ये एक दो तरीके से आता है। एक तो स्पॉन्टेनियस होता था, दूसरा क्या होता था, ये एनर्जी की वजह से क्या होता है कि एक फोटोन और इमिट करता था। दो फोटोन क्या करते थे, एनर्जी की क्या करते थे, इमिट करते थे। तो इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। तो द phenomenon of spontaneous emission was first predicted by Einstein in 1919, यानी 1919 में आइंस्टीन ने इसको सबसे पहले प्रिडिक्ट किया, इन्वेंट किया। ओके, ही कंसिडर्ड द इक्विलिब्रियम बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने किसके किसके बीच इक्विलिब्रियम देखा, मैटर और किसके बीच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच देखा। उसमें इन्होंने ये देखा जो प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ ट्रांजिशन था। ट्रांजिशन मतलब एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे ग्राउंड स्टेट या एनर्जी लेवल से क्या करता था, वो ट्रांजिशन होता था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में क्या क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन हो सकता है। तो इनके ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी रेट थी वो कैसे एक्सप्रेस्ड किया गया, और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थ्री कांस्टेंट। इस प्रोबेबिलिटी रेट को थ्री कांस्टेंट के टर्म में क्या किया गया, एक्सप्रेस्ड किया गया। B12, A21, B21, which are known as Einstein coefficient। ये B12 मतलब जब एब्जॉर्प्शन होगा, यानी E1 से किस में जाएगा, E2 में जाएगा, तब होगा। और A21 स्पॉन्टेनियस जब क्या होगा, 2 से 1 में आएगा, इसलिए A21 लिखा है। ये स्टिमुलेटेड है, स्टिमुलेटेड स्वयं 2 से 1 में जब आएगा तब ये जो कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, आइंस्टीन कोफिशिएंट बोलेंगे। आइंस्टीन कोफिशिएंट कांस्टेंट बोलेंगे। ये बारी बारी से हम एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो रिलेशंस है, वो रेशियोज है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे मैच करता है। ओके, ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ ना, प्रूफ करना स्टार्ट करते, तो देखना इधर एक एक लाइन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ the probability rate of absorption emission is directly proportional to the number of atoms N1 मतलब इन ग्राउंड स्टेट, ठीक, N1 इन ग्राउंड स्टेट, इन इवन स्टेट लिख सकते हैं आप, क्योंकि पहले इसी में रहेगा स्टेट।
and energy density u न्यू। ये जो u होगा न्यू का फंक्शन होगा, इसलिए साथ में न्यू भी लिख दिया हूं। ओके, तो दैट इज, आप क्या लिख सकते देखना, P12 मतलब देखना, यानी ये एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। यहाँ जब कोई एटम होगा, इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पर जाएगा, इसलिए ये एब्जॉर्प्शन एमिशन होगा। ओके, और ये इमिट भी करेगा, सॉरी, ये एब्जॉर्ब करके यहाँ जाएगा, इमिट नहीं करेगा। ये एनर्जी लेगा और यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी रेट जो है दो बातों पे डिपेंड करेगी, एक नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, सेकेंड नंबर ये 1 टू मतलब 1 से 2 में, कहां से 1 से 2 में। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी। अब दोनों कंबाइन कर दूं, देन क्या हो जाएगा, P12 is directly proportional to the N1 U न्यू। यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा बच्चों, तो देखना P12 जब हटेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा हमारा, वो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, B12 आएगा, N1 U न्यू। ये क्या है बोलो, ये एक कांस्टेंट मिल गया, इंस्टेंट कांस्टेंट है B12, एक मुझे मिल गया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूंगा। B12 मिल गया, ऑप्शन के थ्रू मिला मुझे। अब सेकेंड नंबर देखता हूं, ध्यान सुनना, द प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, the probability rate of spontaneous emission is only depend on number of atoms N2 in excited state E2। समझ गए कि नहीं? क्योंकि देखना बच्चों, यहां पर क्या होता था, यहाँ पे E1 था, यहाँ पे E2 था, ये जंप करके यहां गया था, तो यहां से ये क्या स्पॉन्टेनियस होगा, तो एक फोटोन क्या करेगा, इमिट करेगा h न्यू एनर्जी की। अब यहाँ पे कोई एनर्जी हमको नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि एक ये स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है, बिना कोई एनर्जी दिए ये इतनी एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है फोटोन के फॉर्म में। समझ गए मेरी बात? इसलिए यहाँ ये केवल नंबर ऑफ फोटोन पे, वो नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा, ना कि एनर्जी डेंसिटी पर। ओके, और इससे पहले जो मैंने देखा था, यहाँ पर एनर्जी इसको देना पड़ा था, तो एनर्जी पर भी डिपेंड किया और नंबर ऑफ एटम पर भी डिपेंड किया, लेकिन इसमें एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं तो क्या लिखूं, P21, क्योंकि 2 से 1 में आ रहा है, P21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2। यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, तो यहां से जो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा आएगा A21। ये दूसरे टाइप का क्या है कि ये कांस्टेंट आ गया, इसको भी आइंस्टीन कोएफिशिएंट कहते हैं, N2। ओके बच्चों, ये भी सेकंड नंबर समझ गए। अब फिर से देखो, द probability rate of stimulated emission is proportional to number of atom N2 मतलब ग्राउंड, वो एक्साइटेड स्टेट में,
स्टिमुलेटेड यहां से होता था ना, एंड एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी पे क्यों डिपेंड कर रहा है, आप सोचो। यहां पर अभी यहां पर था, यहाँ पे दो काम कर रहा था। एक तो स्पॉन्टेनियस हो रहा था, स्पॉन्टेनियस तो एनर्जी की आवश्यकता नहीं थी, एनर्जी खुद रिलीज करता था। और स्टिमुलेटेड में क्या करता था, एनर्जी इसको देना पड़ता था, एनर्जी इसको देना पड़ता, तब जाके ये क्या करता था, दो फोटोन क्या करता था, इमिट करता था। ओके, तो यहाँ पे जो यहाँ पे n2 होगी, यहाँ पे n1 होगी, इसको क्या दो चीजें हैं, एक क्या है कि इस पर डिपेंड करेगा, और इसको जो ये एनर्जी मिलेगी, ये जो एनर्जी मिलेगी इस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि स्टिमुलेट कब होता है, जब एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिलती थी तब। स्पॉन्टेनियस मतलब बिना एनर्जी लिए, और इसको एनर्जी भी दे दे तब आए तो इसको इस स्टिमुलेटेड कहते हैं, ठीक है ना। तो P2 1 ही रहेगा, क्यों, 2 से 1 में आ रहा है। ओके, तो 2 से 1 में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, n2 और u न्यू, दोनों बात पे डिपेंड करेगा। यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा B21, क्योंकि ये नेगेटिव एब्जॉर्प्शन इमिशन था, वो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन इमिशन था, जिसमें B12 मैंने निकाला था पहले नंबर में। तो ये क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। ओके बच्चों, B21 हो गया ये। एनी प्रॉब्लम किसी को, है ना। ये 3rd नंबर हो गया। अब देखना जो सर n2 भी होगा ना, हाँ हाँ हाँ, n2 भी होगा, n2 ये 3रा नंबर हो गया। ओके बेटा, अब देखिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, एट मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे किसके बीच, मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, at thermal equilibrium the number of transition, the number of absorption, the number of absorption transitions and emission transitions should be equal। जो एब्जॉर्प्शन है, इमिशन है, वो क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। एक तो इमिशन क्या है, ये एब्जॉर्प्शन था, इमिशन क्या था, ये था। इमिशन स्पॉन्टेनियस में भी होता था और स्टिमुलेटेड में भी होता था, स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस दोनों में क्या होता था, ये होता था। तो ये जो है इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, और इसके दो होगी ना, एक स्टिमुलेटेड की P21 और स्पॉन्टेनियस की P21, इन दोनों का जो सम होगा इसके क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने यही चीज लिखा। ओके बच्चों, तो देखना इधर, इसका मतलब मैं ये लिख दूं, मैं ये लिख दिया P12 will be equal to P21 spontaneous plus P21 क्या, स्टिमुलेटेड। तो ये सारी वैल्यूज मैं निकाल चुका हूं। P12 की वैल्यू निकाला मैं, कितना होता है, P12 N1
दिस विल बी इक्वल टू, इसका क्या था, स्पॉन्टेनियस में क्या था बच्चों, A21 था ना, A21 केवल N2 था, इसमें एनर्जी नहीं था, इसमें B21 N2 एनर्जी भी था इसमें। अब एनर्जी वाले को एक तरफ ले चलता हूं, इसको इधर ले चलता हूं, और एनर्जी को मैं कॉमन भी ले लेता हूं, कितना हो जाएगा, B12 N1 माइनस B21 N2 will be equals to A21 N2। अब इसको पूरे को नीचे लाता हूं, डिवाइड कर देता हूं, मुझे एनर्जी निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो ये मैंने कर दिया, A21 N2 डिवाइड बाई B12 N1 माइनस B21 N2। ये मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, B21 N2 B12 N1 बाई B21 N2 माइनस 1 हो गया, ये कट जाएगा, U विल बी इक्वल टू A21 बाई B21 बाई, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, B12 बाई B21 N1 बाई N2 माइनस 1। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये देखते रहो, ये बड़ी काम की चीज है, ठीक बच्चों। तो ये देखना, ये जो कॉफिशिएंट है दोनों, ध्यान सुनना, इस कॉफिशिएंट को देखना इधर, हाँ हाँ, तो बच्चों इस कॉफिशिएंट को देखना तुम लोग, ये P12 बाई B21, इसकी वैल्यू देखना आप लोग, ये बताओ, ये जो था B12, ये क्या था, एक ये था B12, और ये क्या था, आने के बाद क्या था B12, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, यानी सेम मतलब इसकी रेशियो कितनी होती है, 1 होती है, यानी दैट इज क्या, P12 बाई P21 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ओके बच्चों, चलिए हम ये बात वही बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना, इतनी बात हो गई, चाहे आप रख लीजिए, तो U न्यू हो जाएगा हमारे पास, और A21 बाई B21 बाई कितना हो जाएगा, N1 बाई N2 माइनस 1 हो जाएगा। मैंने B2 बाई B1 की वैल्यू कितना ले लिया, P12 बाई B21 की वैल्यू 1 ले लिया, ये इक्वेशन नंबर 5th में मान लेता हूं, ठीक। तो अब देखना, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्टमैन लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्टमैन लॉ,
ये रिलेटिविटी में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये n will be equals to n not E will be equals to minus E by kt, ठीक। जो n नॉट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। ये एनर्जी होती है, टेम्परेचर होता है, T के मतलब बोल्टमैन कांस्टेंट होता है, ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्टमैन लॉ, ठीक। तो अब देखिए हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक E1 है एक E2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम N2। तो दोनों कंडीशन हम निकालते हैं, एक एक्साइटेड स्टेट में, एक क्या ग्राउंड स्टेट में। तो डायरेक्टली लिख लेता हूं, अगर मुझे ग्राउंड स्टेट में लिखना हो तो क्या लिखूं, या एक्साइटेड स्टेट में लिखना हो तो क्या लिखूं, N2 विल बी इक्वल टू, ये तो यही रहेगा, E विल बी इक्वल टू, ये फार्मूले में ये रहता है, माइनस आता है यहाँ पर। तो बताइए माइनस E2 लिखूंगा बाई KT, और ग्राउंड स्टेट में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, N1 will be equal to N0 e power minus E1 by KT, ठीक। अब दोनों को मैं क्या कर देता, डिवाइड कर देता हूं, बाई N2 बाई कितना N1, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करेंगे तब देखना क्या मिलता है, N2 बाई N1 will be equal to क्या मिलेगा, N नॉट e की पावर माइनस E2 बाई KT, N naught will be N naught into e की पावर माइनस E1 by KT, N naught कट गया, N2 by N1, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, बोलो, e की पावर माइनस E2 by KT प्लस E1 by KT। तो N2 by N1, मैं अगर इसे ऐसा लिखना चाहूँ, माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 बाई कितना KT हो जाएगा, ओके। और आप वैसे भी जानते हो इसकी वैल्यू होती क्या है, E2 माइनस E1 की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू होती है। तो N2 बाई N1 की वैल्यू जो होगी e की पावर माइनस एच न्यू बाई कितनी हो जाएगी, KT हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर कितनी हो जाएगी, इसे पहले क्या लिया था 5, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सिक्स ले लूं, ठीक, कितनी हो गई, 6 क्वेश्चन हो गई। अब देखिए, अब इस वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 5 में रखना है, 5 देख रहे हो ना कहाँ है, हाँ, द वैल्यू ऑफ, अच्छा मैं थोड़ा इसको पलट भी देता हूँ तो माइनस हट जाएगा। अगर मैं इसको N1 बाई N2 लिखूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, एच न्यू e की पावर एच न्यू बाई क्या KT, बस सिंपल। द वैल्यू ऑफ N1 by N2 putting in इक्वेशन 5 इक्वेशन क्या था हमारे पास, यही तो था सर, E will be equals to A21 by B21 by N1 by N2 माइनस कितना 1, आई थिंक यही था। तो देखना जब मैं यहाँ पर रखूंगा इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, A21 बाई B21 डिवाइड बाई आएगा e की पावर एच न्यू बाई KT माइनस, ये आएगा, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब आपने
रिलेटिविटी में पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू प्लैंक रेडिएशन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू, इतना तो याद करना, प्लैंक रेडिएशन इक्वेशन हमने ये पढ़ा था, यू विल बी इक्वल टू, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, 8 पाई एच न्यू क्यूब सी क्यूब 1 बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी बाई के टी -1, इक्वेशन नंबर 7। अब दोनों को मैं कंपैरिजन कर देता हूं, देखो कंपेयर करने 6 और 7 को कंपेयर कर देता हूं, देखिए यही तो बचा ना, ये देखो ये, ठीक ना। आफ्टर कंपैरिजन, आफ्टर कंपैरिजन इक्वेशन 6 और 7, 6 और 7 को मैं कंपैरिजन कर देता हूं, तो आएगा कितना, A21 बाई B21 will be equals to 8 pi h न्यू क्यूब बाई सी क्यूब, ठीक। ये हमारा इसका रेशियो आया, A21 बाई B21, ये रेशियो आया। और हमने ये तो ये देखा था, B12 बाई कितना, B21 कितना था, ये 1 था, इसे भी याद रखें हम, यानी यहां से क्या हो जाएगा, B12 will be equals to B21, यानी जो आइंस्टीन कोफिशिएंट होगा फॉर एब्जॉर्प्शन एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए ये आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। किसके लिए, एब्जॉर्प्शन एमिशन और क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। ठीक, लेकिन आइंस्टीन कोफिशिएंट जो होगा ये फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन का जो रेशियो होगा वो इनके क्या होगा, इक्वल होगा। आप ये कह सकते हैं ये जो कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, ये कौन कौन पता ना, फॉर ये क्या है, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए या स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, भी निकाला था मैं। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, वो भी पावर किसके, 3। यानी देखिए इसका मतलब है क्या, इट मींस द रेशियो ऑफ spontaneous emission and stimulated emission is proportional to nu power 3. It means that the probability of spontaneous emission increases rapidly when the energy difference between two states is large, that is E2 minus E1। अगर ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ती जाएगी, जो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, वो रैपिडली क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी।
तो इधर क्या है, V12 और A21 और B21 are the Einstein coefficient. ओके बच्चों, तो ये टॉपिक कंप्लीट होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक।